हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी ऑडियो वीडियो चैनल। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर श्रद्धा शुक्ला आज आपको जेनेटिक्स का क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है वो क्लास 12 बोर्ड एंड नीट दोनों के लिए दोनों के ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हाई वेटेज रखता है और आगे आने वाले टाइम में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं उनके लिए भी एक बेसिक चैप्टर है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस और आपको जेनेटिक्स के बारे में जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको नॉलेज देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है आपका सर ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू नो व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या? तो बेसिकली जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ science where we discuss about the inheritance and variations. What is inheritance and what is variation? तो पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि inheritance बेसिकली होता क्या है। First of all, we all have to discuss about the genetics. What is genetics? So genetics is the branch of science where we deals with inheritance and variation. जेनेटिक्स हमारे बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस है क्या? तो एज वी ऑल नो वी आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अवर पेरेंट्स। हमारे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सारे ही हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर हुए हैं विद थ्रू क्रोमोसोम्स। तो ये जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से यंग वंस में इनहेरिट होकर के आ रहे हैं, दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट टू यंग वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज ट्रांसमिशन ऑफ characters from parents to their young ones. Suppose कोई कपल है एंड इस कपल के फ्यूजन से कोई यंग वन जो प्रोड्यूस हुआ है वो एज इट इज सिमिलैरिटीज अपने पेरेंट्स की तरह ही रखता है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके पेरेंट्स की तरह ही उनमें शो होते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी कपल से उसके चाइल्ड के बीच में, दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स से आ रहे हैं यंग वंस में वो जरूरी नहीं है कि एज इट इज भी आए। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग भी अपने पेरेंट्स से ही कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के आए, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वी आर द रेप्लिका ऑफ अवर पेरेंट्स। ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो चाइल्ड में इनहेरिट होने के टाइम पे कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज रखते हैं। दैट सिमिलैरिटीज बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड वेरिएशंस। जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो चाइल्ड में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। एंड ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी डिसिमिलैरिटीज चाइल्ड में आ रही हैं, दैट डिसिमिलैरिटीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में हम लोग जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के दौरान होने वाले इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक्स
की बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो हम लोग मेंडल को जानते हैं. सो ग्रेगर जॉन मेंडल known as the father of genetics because he gave the terminology and some Mendelian's law which proposed the criteria and knowledge of genetics and inheritance. तो इसलिए हम लोग इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं. मेंडल के बारे में अगर हम लोग कुछ नॉर्मल नॉलेज की बात करें तो मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क. मेंडल जो है एक चर्च में, मेंडल के फादर एक चर्च में प्रीस्ट का रोल प्ले करते थे. बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेंडल बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी से. तो मेंडल का जो बर्थ है वो 22 ऑफ जुलाई 1822 को हुआ था और ये इनका जो भी चाइल्डहुड है वो ऑस्ट्रिया में एज अ पुअर मॉन्क फैमिली के तरह ही एक चर्च में स्पेंड हुआ. बट मेंडल का स्टडीज में काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा हमेशा से. इनको नॉलेज गेन करना और उनमें रिसर्च करना काफ़ी अच्छा लगता था, जिसलिए ये काफ़ी स्कॉलर चाइल्ड माने जाते थे. फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग जानते हैं कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं. मेंडल का जो बर्थ है वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क फैमिली में ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में सन ईयर 1822 को 22 ऑफ जुलाई को हुआ था. देन ही वाज बोर्न इन 22 ऑफ जुलाई इन 1882 इन ब्रून सिटी इन ऑस्ट्रिया in a very poor family. Then Mendel was a scholar child. Then he studied about the inheritance, variations, and he proposed the various laws which belongs to inheritance. Then he studied about inheritance of traits in the garden pea. Mendel ने अपने जो experiment हैं वो garden pea में perform किए थे, जिसको हम लोग Pisum sativum. पाइसम सैटिवम एक प्लांट था जिसको हम लोग पी प्लांट बोलते हैं. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट में परफॉर्म किए. अप्रॉक्सीमेट 7 इयर्स तक मेंडल ने पी प्लांट में अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया. देन 7 इयर्स तक मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्म किए पाइसम सैटिवम में, वो एक्सपेरिमेंट्स 1866 में प्लांट हाइब्रिड्स के फॉर्म में पब्लिश्ड हुए एक जर्नल में. देन इन 1900 मेंडल के जो भी रूल्स थे या जो भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड इन्होंने लॉज प्रपोज किए थे उनको रीडिस्कवर्ड किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने. बट ये रीडिस्कवर्ड करने की नीड पड़ी क्यों मेंडल के लॉज को? मेंडल स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही स्कॉलर चाइल्ड थे. उनका पढ़ने में और एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा मन लगता था और प्लांट से उनका एक अलग लगाव अपने चाइल्डहुड से ही रहा है, क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एज अ गार्डनर अपनी मॉन्स्ट्री में ही मॉन्स्ट्री के बैकयार्ड में कुछ गार्डनिंग करा करते थे, जिनसे इनका कुछ ना कुछ गार्डनिंग को लेकर के एक अलग लगाव था स्टार्टिंग से. तो मेंडल ने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद सोचा कि मैं एक टीचर बनूंगा. देन उन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स लेकर के कॉलेज में एडमिशन भी लिया. बट कहीं ना कहीं वो टीचिंग के एग्जाम में थोड़ा सा फेल हो गए और वो फेलियर वो कैरी करते हुए वापस से कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपने ऑस्ट्रिया में ही ब्रून सिटी में जो चर्च था वहां पर रहने लगे. देन अपने फादर के बाद वो उसी चर्च में एज अ प्रीस्ट रोल प्ले करने लगे और प्रीस्ट की तरह ही वहाँ पे रह करके अपना जो भी इंटरेस्ट था स्टडी को उसको ही वो कैरी ऑन करते रहे. और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने बैकयार्ड ऑफ चर्च में कुछ जो जगह पड़ी हुई थी वहाँ पर मटर के पौधों में अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया अप्रॉक्सीमेट 7 ईयर तक. ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे मेंडल के, ये 7 ईयर्स तक जब मेंडल परफॉर्म करते रहे तो मल्टीपल वेराइटीज ऑफ पीज में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट सेल्फ पॉलिनेशन देन क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू परफॉर्म किए. बट मेंडल की जो भी रिसर्च थी पब्लिश होने के बाद भी उसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिला. प्रॉब्लम आ रही थी लैंग्वेज इश्यूज. मेंडल ने जो टर्म्स यूज किए थे वो सारे ही टर्म्स बहुत ही साइंटिफिक थे और उस टाइम पे जो भी नॉर्मल पीपल थे या साइंटिस्ट थे उनका उन टर्म से कोई भी रिलेशन नहीं था, जिससे वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे. तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस जो भी मेंडल ने प्रपोज करी वो कहीं ना कहीं एक उनके लिए फेलियर जो है वो साबित हुई, जिसकी वजह से मेंडल को कोई भी क्रेडिट नहीं मिला. बट मेंडल को अपनी रिसर्च के अप्रॉक्सीमेट 38 इयर्स के बाद फिर से एक क्रेडिट मिला, तब जाकर के इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया. मेंडल की डेथ इन 1884 जब मेंडल की डेथ हुई तो
आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल अप्रोक्सीमेट 16 ईयर्स के बाद इन 1900 मेंडल की स्टडीज को रीडिस्कवर किया गया। स्टडी ऑफ मेंडल को रीडिस्कवर करने में 3 साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फर्स्ट वन इज ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कैरन्स एंड एरिक शेरमार्क। इन तीनों ने मेंडल की स्टडीज को रीस्टडी किया और एक मॉडर्न इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की थ्योरी को प्रपोज किया। लेकिन मेंडल ने अपनी स्टडीज में पी प्लांट को ही क्यों लिया? तो पी प्लांट को अपनी स्टडी में इनहेरिटेंस के लिए यूज करने का मेंडल का कुछ बेसिक रीजन था। फर्स्ट, पी प्लांट्स जो हैं वो वेरी इजी टू ग्रो, पीज आर वेरी इजी टू ग्रो एंड द फ्लावर इज as enough for cross pollination as well as for self pollination। मटर का पौधा जो होता है एक फ्लावरिंग प्लांट है एंड फ्लावर ऑफ पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों ही परफॉर्मेंस प्ले करता है। देन दे रिप्रोड्यूस क्विकली, emasculation and pollination quite easy because the flowers are large or big. That's why the emasculation, isolation of pollen grains and pollination is quite easy for pea plant. Then they are capable to self fertilization. self fertilization की भी प्रोसेस मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किए उसमें परफॉर्म हो सकती थी, एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म हो सकता था। एंड पी प्लांट आर सॉफ्ट एंड इजी टू ग्रो। पी प्लांट्स जो थे वो काफी इजी टू ग्रो थे, इजीली हो जाते थे ग्रो, इनके पौधे ग्रो करना इजी था। एंड पी प्लांट्स जो हैं इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट टाइम पीरियड का था। तो शॉर्ट टाइम पीरियड लाइफ स्पैन के होने के साथ साथ इनका जो ब्रीडिंग था, ब्रीडिंग इनकी फास्ट होती थी। रिजल्ट पी प्लांट में फास्ट मिलते थे और क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रीडिंग प्लांट होगा, 1 ईयर 2 ईयर तक उसमें फ्लावरिंग होगी, देन उसके बाद फ्रूट्स आएंगे, देन सीड्स आएंगे, तो फिर वो रिजल्ट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। दैट्स व्हाई मेंडल टुक द पी प्लांट्स बिकॉज इट इज अ शॉर्ट ब्रीडिंग प्लांट्स एंड इजी टू ग्रो। देन मेंडल use 7 characteristics of pea plant which is responsible for the theory of Mendel, inheritance and variation. Mendel select the pea plants and he choose different characters of pea plants like height of pea plant, either tall or short, then seed shape, seed may be round in shape, may be wrinkled in shape, then seed color, seed color may be yellow or green, seed coat may be green, may be white, then pod shape, pod color, flower position is axial or terminal, pod color is green or yellow, and inflated full pod or constricted pod, both। तो ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पी प्लांट में मेंडल ने सेलेक्ट करे। इन 7 कैरेक्टर्स के बेसिस पे मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। देन मेंडल ने जो अपनी थ्योरी दी उसमें कुछ प्रपोजिशंस का यूज किया। लाइक मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring, so the gametes over successive generation, he called these things as factors। मेंडल ने बताया, जब इन्होंने 7 years तक पी प्लांट में अपने एक्सपेरिमेंट्स कैरी ऑन करे तो इन्होंने बताया उन सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करके कि कुछ तो है जो पेरेंट से यंग वंस में इनहेरिट होकर के आ रहा है। इफ सपोज टॉल प्लांट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है देन उनके यंग वंस टॉल आ रहे हैं, ड्वार्फ में हो रहा है तो समटाइम ड्वार्फ आ रहे हैं, या सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, इन सारे बेसिस कैरेक्टर्स को बेसिस में ध्यान में लेते हुए मेंडल ने जब इन सारी चीजों को देखा तो इन्होंने बताया कि कुछ तो है जो कि स्टेबली पास आउट हो रहा है पेरेंट से यंग वंस में, और उस कुछ तो है को मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स आर फर्दर नोन एज जीन। इन्हीं फैक्टर्स को हम लोगों ने आगे जीन्स बोला। Then nowadays we call them as a gene। Genes हैं क्या? तो genes are the unit of inheritance। What are genes? Genes are the unit of inheritance। Then there are further
some alternative form of genes. Suppose if we discuss about the gene, the part of DNA, suppose this is a DNA, the part of DNA which code for protein, डीएनए का कोई एक ऐसा सेगमेंट जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए कोडिंग करता है, दैट पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. एंड every gene has some alternative form. Suppose we have a height. If we have height वाला gene, then height के two alternatives हमारे पास होंगे. Height may be tall and may be dwarf. तो अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट इज अ जीन. कैरेक्टर ऑफ हाइट को हम लोगों ने एज अ जीन कंसीडर किया. अब ये हाइट वाला कैरेक्टर जिस जीन्स के थ्रू इनहेरिट होकर के जा रहा है, तो ये हाइट वाले कैरेक्टर को कोई एक स्पेसिफिक जीन जो है वो डिटरमाइन करेगा और इस पर्टिकुलर जीन के टू ऑल्टरनेटिव्स होंगे. अब हाइट है किसी की तो या तो टॉल हो सकती है या तो ड्वार्फ होगा. तो दैट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स. इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स को हम लोगों ने क्या बोला? एलील्स. इन सारी ही चीजों को या मेंडल ने जो भी अपनी थ्योरी में डिस्कस किया, इन सारी चीजों को और बेसिकली जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी की नीड होती है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं. व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? स्पेसिफिक टर्म्स which help to study the genetics or inheritance and variations. कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को इनहेरिटेंस और वेरिएशंस पढ़ने के लिए या इनसे रिलेटेड मेंडल के लॉज जानने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम. Genetics deals with the branch of biology where we discuss or where we studied about the variations and inheritance. What is inheritance? The transmission of characters from parents to progeny. Parents say progeny. Progeny refers to offsprings, young ones of the couple. किसी भी पेरेंटल जनरेशन से यंग वंस में कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट होने की प्रोसेस इज कॉल्ड inheritance. Then what is variation? The difference between parents and offsprings is variations. Then next one is characters. What are characters? Characters are the inheritable feature among the parents and offsprings. Parents से offsprings में जो भी characters आ रहे हैं, जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, उन कैरेक्टर्स या उन हेरिटेबल फीचर को इनहेरिट होकर के आ रहे हैं, दैट इनहेरिटेबल फीचर्स आर कॉल्ड कैरेक्टर्स. देन वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स. एवरी कैरेक्टर्स हैज देयर वेरिएशन. सपोज वी हैव अ कैरेक्टर ऑफ आई कलर. देन वेरिएशंस ऑफ आई कलर इज आईज मे बी ब्राउन, मे बी ब्लू या मे बी नॉर्मल ब्लैक. तो ये जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स होते हैं, दैट वेरिएंट्स आर कॉल्ड traits. Then what are alleles? Alleles are the alternative form of a gene. Like if we have a height allele for height, gene for height, then we have a two alleles of height like tall and dwarf are two alleles of gene for the character height. Then we have further homozygous, heterozygous condition. We all know there is a chromosome. Suppose this is a chromosome. These are chromatids and two chromatids are attached at a point called centromere. So what is homozygous condition? The condition in which chromosomes pair carries similar alleles of a gene, also known as pure line or true breeding conditions or chromosomes. Homozygous chromosomes क्या होते हैं? कोई ऐसी condition of chromosome जहां पर कोई क्रोमोसोम सिमिलर एलील्स को या किसी जीन के सिमिलर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को कैरी करे. सपोज इफ इस क्रोमैटिड्स पे टॉल हाइट वाला जीन है तो यहाँ पर भी कैपिटल टी होना चाहिए. If suppose
हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें तो सपोज ये 2 क्रोमोसोम्स हैं और इन क्रोमोसोम्स में आपका कैरी कर रहा है ये जीन, सेम लोकस पे क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेम लोकस पे सेम वेरिएंट्स के जीन्स जो प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। सपोज यहाँ पर अगर रेड टॉल वाला है तो यहाँ पे भी टॉल होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल टी ड्वार्फ को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे भी स्मॉल टी। This is homozygous condition. What is heterozygous condition? The condition in which pair carries dissimilar alleles. Suppose क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये कोई जीन है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोडिंग कर रहा है। अब इस जीन के वेरिएंट्स होंगे, एक हाइट वाला अगर जीन यहाँ पे कोई टॉल हाइट को प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे ड्वार्फ हाइट वाला होना चाहिए। तो दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट एंड रेसेसिव कंडीशंस क्या होती हैं? तो कोई भी एलील जो मच एक्सप्रेसिव होगा, सपोज किसी जीन का कोई कैरेक्टर यंग वंस में ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा तो दैट मच एक्सप्रेसिव कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर इन विच एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इट इंडिकेट्स विथ कैपिटल लेटर, दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट। एंड the character which is suppressed in F1 generation is called recessive character. What are phenotype and genotype? Phenotype means physical characteristics of a particular expression या physical appearance of a particular character. And what are genotypes? The genetic combination or genetic makeup of a particular character is called genotype. The word phenotype and genotype are proposed by Johansson. ये जो वर्ड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स हैं ये जोहानसन ने प्रपोज करे थे। देन व्हाट आर हाइब्रिड्स? एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय द मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप के पेरेंट्स के बीच क्रॉस से जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, दैट यंग वंस आर कॉल्ड हाइब्रिड and the process is called hybridization. So hybrids are an individual produced by the mating of genetically unlike parents. So basically मेंडल ने इन सारी ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किस तरह से प्रपोज हुए। तो मेंडल, as we all know, मेंडल was born in 1822. Then मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, अप्रॉक्सीमेट 7 ईयर तक मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। एंड 1856 टू 1863 7 इयर्स का जो टाइम पीरियड था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट इस 7 इयर्स में परफॉर्म किए। देन एक्सपेरिमेंट्स अप्रॉक्सीमेट 1666 में पब्लिश हुए, बट वही लैंग्वेज इश्यूज, क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी, ये सारे इश्यूज जो मेंडल का फेलियर का रीजन बने। देन आफ्टर सम टाइम अप्रॉक्सीमेट इन 1900 मेंडल का जो वर्क है, मेंडल की डेथ के बाद, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स का क्रेडिट ऐसे ही नहीं मिला मेंडल को। मेंडल की डेथ के काफी टाइम के बाद जब इनकी स्टडीज को री एग्जामिन किया गया, रीस्टडी किया गया अप्रॉक्सीमेट 1900 में 3 साइंटिस्ट ने, तब जाकर के इन्होंने बताया कि नहीं, मेंडल ने जो भी स्टडीज करी थी, जो भी रिसर्च करी, वो एक्चुअली में वर्किंग है और वो सही है। लेकिन क्योंकि मेंडल ने जो लैंग्वेज यूज करी वो काफी टफ थी, क्रिटिकल थी, जिसकी वजह से लोगों का लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाए। देन इन्होंने जो रीडिस्कवर करके जो भी मेंडल की बात थी उसको सही बोला। देन तब जाकर के मेंडल को उनकी डेथ के काफी टाइम बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो एक टाइटल है वो दिया। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म जो है उसका क्रेडिट जाता है ह्यूगो डिवरीज, देन कार्ल कैरेंस एंड एरिक शेरमार्क। इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल की स्टडी को रीडिस्कवर करके मेंडल को जो फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल है वो दिलवाने में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन मेंडल ने जो स्टडीज पी प्लांट में करी उसमें 7 कैरेक्टर्स लिए और ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं उनको 2 क्रॉसेस के बेस पे इन्होंने परफॉर्म कराया।
समटाइम मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर ऑफ जीन, सिंगल जीन या कैरेक्टर के बेसिस पे क्रॉस परफॉर्म कराया, समटाइम डबल कैरेक्टर्स के बेस पे। तो जो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन और डबल जीन है, इसको हम लोगों ने मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा, जिनके बेसिस पे मेंडल ने अपने 3 रूल्स को या 3 लॉज को प्रपोज किया। देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ऑफ मेंडल क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन which is also known as monohybrid cross. In monohybrid cross, two plants differing in single character of pair. Sorry. So प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो मेंडल ने अपने लॉ प्रपोज करे, उसको हम लोगों ने मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जाना। देन मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस में सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर और डबल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने क्रॉस को प्रपोज कराया। व्हेन मेंडल ने जब अपने सिंगल जीन्स को लेकर के क्रॉस को कराया, तो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन को हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जाना। देन व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो अ क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 प्लांट्स डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर पेयर। जब हम लोग किन्हीं 2 प्लांट्स जो कि सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर को रखते हैं, उनके बीच में क्रॉस कराया। अब हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टर्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जीन को डिफाइन कर रहे थे। सपोज यहां पर हम लोगों ने कैरेक्टर लिया हाइट। अब इस हाइट के कैरेक्टर को लेकर के मेंडल ने जब क्रॉस कराया, तो एक कैरेक्टर हमारे पास है, तो अंडरस्टूड है कि वी हैव 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ईच कैरेक्टर, टॉल एंड dwarf. Tall is denoted by capital T and dwarf is denoted by small t. हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल लेटर से ही शो किया जाता है, जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है, जो सप्रेस हो जाता है जनरेशन में आकर के, उसको स्मॉल लेटर से। तो मेंडल ने ये जो क्रॉस कराया, ये टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स के बेसिस पे कराया, जिसको हम लोगों ने स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में स्टडी किया। देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मींस one character and the character is height, and the height of the variants or the alternative form of a characters are tall and dwarf. तो मेंडल ने 2 प्लांट्स लिए, फर्स्ट वन इज टॉल, सेकेंड वन इज ड्वार्फ। अब इन टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस कराया, तो जो इनकी क्रॉस जब हुए, तो देखिए फर्स्ट वन इज होमोजाइगस टॉल कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन है मींस दोनों सिंगल क्रोमोसोम में सेम जो क्रोमोसोम्स के वेरिएंट्स हैं वो हैं। देन होमोजाइगस ड्वार्फ कंडीशन, होमोजाइगस टॉल को कैपिटल टी से डिनोट किया एंड ड्वार्फ को स्मॉल टी से। देन इनके जो गैमेट्स हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब इनका क्रॉस हुआ तो जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ आई which shows a heterozygous condition, but as we all know the character which is most expressive in first filial generation, the character is called dominant character। और जो हमारी F1 जनरेशन आई, यहाँ पे जो प्लांट्स आए वो कैसे आए, टॉल। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कौन सा हो गया, टॉल, और सप्रेस कौन सा कैरेक्टर हो रहा है, ड्वार्फ विच इज रेसेसिव। The first filial generation is heterozygous tall. Heterozygous means one is capital T and one is small t. Mixing of characters यहाँ पर है, तो this is heterozygous condition and F1 generation हमेशा monohybrid cross में heterozygous ही आती है। Then जैसे ही हमने next cross जो परफॉर्म किया, तो वहाँ पे selfing of F1 generation जब परफॉर्म हुई, selfing means self pollination। जब हमने इन heterozygous टॉल प्लांट को इन्हीं के साथ पॉलिनेट कराया, तो जब इनका क्रॉस इन्हीं के साथ कर देंगे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फिंग। सेल्फिंग यहाँ पे डिफाइन कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स को हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स के साथ जैसे ही हमने क्रॉस कराया, तो जो F2 जनरेशन आएगी, ये देखिए ये पुनेट स्क्वायर से भी यहाँ पे क्रॉस को डिफाइन किया गया है। दिस इज क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस इज पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर में जब आपने देखा कि हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद अगेन हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आए F2 जनरेशन में, तो कैपिटल टी जब कैपिटल टी के साथ क्रॉस हुआ, तो फर्स्ट जो प्लांट आया विच इज टॉल।
Then when capital T cross with small t, this is tall again, but in heterozygous condition. This is homozygous. Then capital T crossed with small t, again one plant is heterozygous, which is again tall, and one is complete dwarf, small t small t. तो जब हम लोग F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाते हैं तो जो F2 जनरेशन आएगी वो एक कैरेक्टर कंप्लीट F1 के पेरेंटल जनरेशन का डोमिनेंट स्टेज में शो करेगी, और एक प्लांट जो है वो हमारा F1 जनरेशन के पेरेंटल जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर को शो करेगा। तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पर हमको जो प्लांट्स मिले वो एक प्लांट मिला हमें होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल एंड 1 इज कंप्लीट ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो रेशियो क्या आया यहाँ पे 1:2:1. This is the genotypic ratio of F2 generation in monohybrid cross. But अगर हम लोग phenotypic ratio की बात करें, यानी कि physical appearance of the plants of F2 generation, तो we all know there is a 3 tall plants and 1 dwarf plant. So phenotypic ratio of F1 generation is 3:1. देखिए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे थे, दोनों ही जनरेशन यहाँ पे काफी अच्छे से रिप्रेजेंट की गई हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमने पेरेंटल जनरेशन लिया होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन कैसी आई आपकी हेटेरोजाइगस, बट डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो सारे ही प्लांट्स टॉल आए। देन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन से जो हमारी F2 जनरेशन आई, जब हमने इनको इन्हीं के साथ क्रॉस कराया तो जो F2 जनरेशन आई वहां पे आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स आए। 1 प्लांट इज कंप्लीट टॉल, 2 आर heterozygous tall and 1 is complete dwarf. So in monohybrid cross the phenotypic ratio is 3:1, and in monohybrid cross genotypic ratio of plant is 1:2:1, because 1 is homozygous tall, 2 is heterozygous tall and 1 is homozygous dwarf. This ratio is always same in every cross. ये जो रेशियो आएगा अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो ये हमेशा सेम ही आता है। आप किसी भी कैरेक्टर का क्रॉस करा लो, हाइट वाला सपोज जीन लिया है, आप स्किन कलर का ले लो, आई कलर, हेयर कलर, टंग रोलिंग, नॉन रोलिंग, कोई भी आप कैरेक्टर लेकर के, या पॉट शेप, पॉट साइज, सीड कलर, सीड शेप, कोई भी कैरेक्टर का क्रॉस अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड में कराते हैं तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑलवेज यही आता है। फिनोटिपिक इज ऑलवेज 3:1 and genotypic is 1:2:1. Today we will discuss about the inheritance and variation. So आज जो भी मेंडल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, तो आज हम लोगों ने मेंडल के इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में और मेंडल की इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं उसके बारे में डिस्कस किया। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडल का 2 जीन इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स डिस्कस करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद साउथ सिटी PCMB। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।